Perfect. So yes, so yesterday we had discussed कि exactly basics मतलब जीएसटी होता क्या है, सीए के लिए जीएसटी कितना है, इट इज़ 80-20 मतलब 80 इज़ फॉर जीएसटी सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स सीए स्टूडेंट्स के लिए कितना है, 80 फॉर जीएसटी एंड 20 फॉर कस्टम्स एंड एफटीपी. और अगर मैंने सीए में स्टूडेंट्स का बात किया देन इन दैट केस 75-25. दिस इज द ब्रेकअप विच वी डिस्कस. आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट जीएसटी. अगर जीएसटी नहीं होता तो पहले क्या था, अगर पहले जो था उसमें what were the deficiencies because of which there was a need to introduce GST. These are the things which we discussed yesterday, and in today's session we are going to go a little ahead and we are going to finish this particular chapter. Right? Start करेंगे. Yesterday we had not seen any of the topics from our Rapider. हम लोग ने सिर्फ हैंड रिटन नोट्स देखे थे. अभी रैपिडर से एक एक चीज कंप्लीट कर देते हैं. स्टार्ट करते हैं. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है. नाउ आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज दिस इज रिलेटिवली सिंपल. बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैं सब कुछ ऐसे कुछ भी अज्यूम नहीं करने वाला हूँ दैट यू नो सर्टन थिंग्स. ऐसे कुछ भी नहीं, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ऐसे में अज्यूम करके आगे जाने वाला हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? First question we will ask to ourselves, that is, can the burden of direct tax be shifted by the taxpayer? इसका मतलब क्या कि अगर डायरेक्ट टैक्स का बात किया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बात किया, I am earning the income, it is my responsibility to go to the government and pay that particular income tax, right? So income tax के केस में can I ask somebody else to pay the GST to the government? No, it is my responsibility to pay the GST to the government, and that is why this tax is known as direct tax. बराबर है? Am I shifting the burden of making a payment of tax? No. But in case of GST, I am not going to go to the government and pay the amount of GST. I am going to give that GST amount to the shopkeeper or retailer, and retailer is going to go to the government and pay the GST. So which means indirect tax के केस में the burden of payment of tax has been shifted by me to that particular middleman, मतलब जो retailer है उसको. एकदम परफेक्ट है, एक नंबर. उसके बाद दूसरा, ओके, सो कैन डायरेक्ट बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स बी शिफ्टेड? आंसर इज नो. बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बी शिफ्टेड? यस. हु मेक्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? डायरेक्ट टैक्स में हिमसेल्फ एंड इनडायरेक्ट टैक्स में सप्लायर. वेरी गुड. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव. प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव सीएमए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे. अगर मैंने डायरेक्ट टैक्स की बात किया, हायर द इनकम हायर द टैक्स, बराबर, हायर द इनकम हायर द टैक्स, विच मीन्स इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. अभी इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क पड़ता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज रीजन इज मुकेश अंबानी भी उतना ही टैक्स भरता है और अमित महाजन भी उतना ही टैक्स भरता है. बराबर, सॉरी, अमित महाजन भी इतना टैक्स भरता है और मुकेश अंबानी भी इतना ही टैक्स भरता है. इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन द अर्निंग्स, बट स्टिल नोबडी इज लुकिंग एट माई इनकम. सो मैं अगर कोई भी मतलब कोई एक बंदा है, वो बेगर भी है ना, तो भी दैट पर्सन इज पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट, राइट? सो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इनकम. हम लोग नहीं देखते. ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट. वेरी सिंपल. उसके बाद कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो चुके हैं. नाउ सेंट्रल टैक्सेस का बात किया. सर डू यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग? कुछ नहीं, जस्ट एक बार रीड करने का. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी. वेरी गुड. सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये तुम लोग के सामने जो है ना, तेरे भाई ने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है. ये सीवीडी था, एंड यू नो एक बहुत डिफिकल्ट बन जाते थे पूरे के पूरे कंप्यूटेशन, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाते थे पूरे के पूरे कंप्यूटेशन, वो सीवीडी और स्पेशल सीवीडी में. व्हाट इज सीवीडी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी. वो छोड़ दे, कस्टम्स में वो भी छोड़ दे, कस्टम्स की वैल्यूएशन में वो पूछा जाता था, पर वो छोड़ दो. बट द पॉइंट इज कि ये सब पढ़ना पड़ता था. अभी पूरा का पूरा सिलेबस बहुत इजी हो गया जीएसटी आने के वजह से. उसके बाद है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बेसिकली ये सेंट्रल टैक्स सब कुछ चले गए. स्टेट टैक्स का बात किया तो स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस. एंटरटेनमेंट टैक्स, अभी इसको ना थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. एंटरटेनमेंट टैक्स हैज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, बट जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी चार्ज करता है ना, वापस बोल रहा हूँ, जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी चार्ज करता है ना, वो एंटरटेनमेंट टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ है. इफ द एंटरटेनमेंट टैक्स इज चार्ज बाय द लोकल बॉडीज, देन इन दैट केस सच एंटरटेनमेंट टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड. इट लोकल बॉडीज कैन स्टिल अप्लाई दैट और लेवी दैट एंटरटेनमेंट टैक्स. ध्यान रखना ये बात.
टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सब कुछ हो गया, एंट्री टैक्स एग्जिट टैक्स कुछ सब कुछ हो गया, उसके बाद वैट सेल्स टैक्स सब कुछ हो गया. ओके एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट. I guess there was some problem with the internet. I think I am audible and visible now. I am right. एक बार कंफर्म करोगे क्या? Yeah, lag. I know. I think it is perfect now. Yeah, okay. Awesome. ओके सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग, सो मैं आई डिड नॉट से एनीथिंग. मुझे समझ गया इधर की मेरा इंटरनेट चला गया. सो मैं बोल रहा था टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सब कुछ सब्ज्यूम हो गया, एंट्री टैक्स सब्ज्यूम हो गया, वैट सेल्स टैक्स सब्ज्यूम हो गया, लग्जरी टैक्स सब्ज्यूम होगा, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट सब्ज्यूम हो गया. उसके बाद कौन आया? भैया आ गया, बापों का बाप, दैट इज जीएसटी. जीएसटी यार बोला कि भाई सब लोग इधर से हटो, तू इधर से हट, मुझे जगह होनी चाहिए, बिकॉज वो मैं कौन हूं? जीएसटी हूं. बिकॉज गवर्नमेंट सेड वी वांट वन नेशन वन टैक्स, वी वांट ओनली वन टैक्स फॉर द एंटायर नेशन. इसकी वजह से उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया. राइट, परफेक्ट है. आगे बढ़ते हैं, फुल टाइम पास करेंगे अभी. फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एकदम सिंपल. पॉइंट नंबर 1, एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज. यस, गुड्स एंड सर्विस पे लगता है. Third point is shifting of burden. We know that the burden of making a payment of tax has been shifted. See, ultimate burden तो मेरे पे है. The person who goes to the government and pay the GST is different. The person who goes to the government and pay the GST is different. इसके लिए इन्होंने बोला है shifting of burden, burden of depositing the tax. Right? Okay. Fourth point is no perception of direct pinch. See, कैसे होता है ना? अभी हम लोग ने बात किया कि समझ डायरेक्ट टैक्स का बात किया, ठीक है. डायरेक्ट टैक्स के केस में 10 लाख का इनकम है, समझ 10 लाख का इनकम. ओके 20 लाख का इनकम है, समझ 20 लाख का इनकम होगा तो टैक्स कितना लगेगा? 20 लाख का इनकम होगा तो टैक्स कितना लगेगा? अप टू 10 लाख रुपीज कितना होगा? 1,12,500. आई कैन अज्यूम कि सब लोगों को इधर तक मालूम है 10 लाख रुपीज तक 1,12,500 और बाकी के 10 लाख है उसमें 30% कम्स टू 3 लाख रुपीज. सो विच मीन्स टैक्स कितना लगता है 20 लाख के इनकम पे? 20 लाख के इनकम पे टैक्स लगता है 4,12,500. माँ कसम 4,12,500 रुपीज का टैक्स देना पड़ता है. दिस बिकम्स अ डायरेक्ट पिंच. एक बार गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 4,12,500 का टैक्स दे दो. ऑफकोर्स एचईसी ऐड नहीं किया मैंने, बट 4,12,500 का क्या दे दो? टैक्स दे दो. माँ कसम मुझे 4,12,500 का जुगाड़ करना पड़ेगा. आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 4,12,500 बिकॉज मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. दिस इज अ डायरेक्ट पिंच. अगर मैंने बात किया इनडायरेक्ट टैक्स का तूने समझेगा भी नहीं कि तूने जीएसटी पे किया. आगे मुझे अगर भूख लगी, आई वेंट आउटसाइड एंड आई बॉट वन पैकेट ऑफ चिप्स का पैकेट परचेज करते 10 रुपए दे दिया, उसमें मैंने जीएसटी भी पे किया. तुझे समझा ही नहीं कि जीएसटी पे हुआ है. So there is no direct pinch on the customers. Okay. Inflationary, of course it is inflationary. अभी ये जो है ना चश्मा, ये जो चश्मा है ना, ये चश्मा है, समझ एग्जांपल लेते हैं 5,000 रुपीज का फ्री में, ठीक है. मैं गया लेंस कार्ड जाने के बाद मस्त क्या मस्त चश्मा है. चश्मा निकलने के बाद मैं प्राइस टैग देखा, इट वॉज 5,000 रुपीज. मैं बोला ठीक है यार कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. मैं गया काउंटर पे और काउंटर पे वो चश्मा दे दिया. काउंटर पे जाने के बाद मुझे लेंस कार्ड बोलता है कि भैया हो गया कितने मालूम है आपके हो गए 5,000. ओके 20% जीएसटी समझ 20% जीएसटी है, आपके हो गए 6,000. मैं बोला कि कैसे 6,000? 5,000 रुपीज लिखा है. अरे भाई 20% जीएसटी भी लगेगा ना. तो कैन आई से दैट बिकॉज ऑफ जीएसटी द अमाउंट गॉट इंक्रीज्ड. इसको ही क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं. इसके वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इन्फ्लेशनरी है, प्राइस बढ़ा देता है, बराबर. उसके बाद वाइडर टैक्स बेस मतलब आजच्या गावात सब लोग आ गए जीएसटी में. करेक्ट है मैं बोला? बेगर से लेके मुकेश अंबानी तक सब लोग है जीएसटी में.
प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. वी ओनली नो कि कितना सोशल वेलफेयर प्रमोट हो रहा है जीएसटी के रेवेन्यू से, बट ठीक है, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. उसके बाद रिग्रेसिव इन नेचर, वी ऑलरेडी नो दिस. फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, दैट इज फ्रांस इन 1954. ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया. फ्रांस ये फर्स्ट कंट्री है टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी, मतलब इंट्रोड्यूस जीएसटी. करेक्ट है, 1954 में. जीएसटी मॉडल जो है ना, ये डुअल जीएसटी मॉडल है. मतलब बोथ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट चार्ज दैट टैक्स ऑफ जीएसटी. कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या है, समझना एक बात को. मैंने कल तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कैस्केडिंग इफेक्ट का. व्हाट वाज कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट इज टैक्स ऑन टैक्स. मैंने क्या बोला था, एक कॉस्ट है, कॉस्ट में जब भी जैसे मैं मैन्युफैक्चर करता था ना, उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगता था. सो कॉस्ट प्लस एक्साइज ड्यूटी आ गया. उस पे मैं क्या चार्ज करता था सेलिंग करते टाइम? वैट चार्ज करता था. अरे भाई, जो मैं वैट चार्ज कर रहा हूं ना, मैं वैट सिर्फ कॉस्ट पे नहीं चार्ज कर रहा हूं, मैं वैट कॉस्ट प्लस एक्साइज पे चार्ज कर रहा हूं. सो कैन आई से वैट भी एक टैक्स है एंड एक्साइज भी एक टैक्स है. सो वैट, आई एम चार्जिंग वैट ऑन द एक्साइज कॉम्पोनेंट एज वेल, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन टैक्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट. जीएसटी आने के बाद एक्साइज लगेगा क्या? नहीं. वैट लगेगा क्या? नहीं. देयर विल बी ओनली वन टैक्स. राइट? इफ यू रिमेंबर, कल हम लोग ने सर्विस टैक्स का भी बात किया था. हम लोग ने क्या, सर्विस टैक्स का भी बात किया था. और सर्विस टैक्स इन मेरा जो इनवर्ड सप्लाई था ना, इफ यू रिमेंबर, कल हम लोग ने किधर देखा था, ये देख, कल हम लोग ने बात किया था कि 1 लाख रुपीज का क्या किया मैंने, 1 लाख रुपीज के मैंने गुड्स परचेज किया, मतलब लैपटॉप परचेज किया, जिसपे वैट लगा 10% का. ये कौन सी गवर्नमेंट के पास गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गया. मेरा आउटवर्ड सप्लाई किसका है? मेरा आउटवर्ड सप्लाई सर्विस टैक्स का है. दैट इज 50,000 रुपीज. इफ यू रिमेंबर, 50,000 रुपीज दिखना इधर का, 50,000 रुपीज मेरा आउटवर्ड सप्लाई है. ये आउटवर्ड सप्लाई का 50,000 किधर जाने वाला है? ये जाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. Now I told Modi ji, I will not pay 50,000 rupees. I will pay only 40,000 rupees because I have already paid 10,000 rupees to Maharashtra government. मोदी जी बोलेंगे, भाई मुझे थोड़ी पैसा दिया तूने पैसा किसको दिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया. So can I say that Modi ji will not take 40,000? Modi ji will definitely ask for 50,000. इसके वजह से मोदी जी सेड कि मैं तुझे क्रेडिट नहीं दूंगा. अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला, कंसल्टेंट को क्रेडिट नहीं मिला, कैन आई से फॉर मी द कॉस्ट इज नॉट 1 लाख रुपीज, माई कॉस्ट इज 1,10,000 रुपीज. माई कॉस्ट इज 1,10,000 रुपीज. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अगर कॉन्सेप्ट समझना होगा, तुम लोग को कल का लेक्चर समझना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, आज से ज्वाइन किया है. अगर तुम लोग को नहीं समझा होगा तो लास्ट के लेक्चर में सब कुछ तुम लोग को समझ में आ जाएगा. सो ये कॉस्ट जो है ना कंसल्टेंट का, अगर मुझे ये कंसल्टेंट को क्रेडिट मिलता तो ये कॉस्ट 1 लाख होता, नॉट 1,10,000. But since this consultant is not receiving the credit of 10,000 rupees, that is why it will become consultant's cost. राइट? कॉस्ट होगा, इसका मतलब जो भी कुछ आगे, जो भी कुछ हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, तभी जब भी टैक्स कंप्यूट करेंगे, तभी ये 10,000 के कंपोनेंट पे भी टैक्स आएगा. एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ टैक्स ऑन टैक्स. और ये जीएसटी ने एलिमिनेट कर दिया. इन दिस केस जीएसटी जो पे हुआ था वो 10,000 रुपीज पे हुआ था 10% का. यस, इवन दो आई पेड 1,10,000 रुपीज एज इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई का अमाउंट. बट द पॉइंट इज 10,000 रुपीज का मुझे आईटीसी मिलने वाला था, एंड दैट इज वाई आई डिड नॉट consider 10,000 rupees is in my cost. So my cost was only 1 lakh rupees. So since my cost was 1 lakh rupees, so आगे जो tax compute होगा वो tax सिर्फ 1 lakh पे compute होगा and not 1,10,000 पे. Absolutely right. And that is why there is no cascading effect under GST. Perfect एकदम. Okay. देखो अभी मैंने क्या लिखा था. सबसे पहले जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विसेज और बोथ. बराबर. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये भी हम लोगों ने कल देखा कि जिधर वो गुड्स का डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन के स्टेट को क्या मिलेगा? वो जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा. थर्ड पॉइंट इज जीएसटी ऑफिसर ऑफिसर ने जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट. यस, बराबर है. एवरी लेवल पे तुझे टैक्स क्रेडिट मिलता है. GST where burden is borne by the
फाइनल कंज्यूमर को कभी भी उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, एंड दैट इज वाई फॉर द कस्टमर इट इज ऑलवेज द कॉस्ट, वॉट एवर टैक्स ही विल पे इट इज ऑलवेज द कॉस्ट कंज्यूमर को. नाउ सर इधर कंज्यूमर लिखा है, सर कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या है? कैन समबडी टेल मी इन द चैट कि कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या है? कभी सोचा ही नहीं होगा हम लोग ने कि कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या है. तो जीएसटी के फर्स्ट लेक्चर में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन समबडी ट्राई दिस? Do you know the difference between consumer and customer? Absolutely right. Consumer means the ultimate consumer, ultimate user of the goods. Customer may not be the end user while consumer is the end user. Absolutely right. So basically जो every level पे जो purchase करता है ना उसको customer बोलते हैं. Every level पे purchase करता है ना उसको क्या बोलते हैं? Customer बोलते हैं. हम लोग के कल के एग्जाम्पल में अगर तुझे याद होगा तो परफेक्ट. ए भाई चलो. हाँ, कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था दैट मुकेश अंबानी परचेज सर्टन गुड्स, रजनीकांत सर परचेज सर्टन गुड्स, एंड अक्षय कुमार परचेज सर्टन गुड्स. सो all these three people are customers, but this is the consumer because he is the final person who is actually ultimately using the goods. बराबर है ना? चलो बेसिक था. उसके बाद जीएसटी एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स. परफेक्ट एकदम. जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया बिकॉज पहले इतने सारे टैक्सेस थे, इतना सारा झमेला होता था. अभी नहीं, एक ही टैक्स भरने का. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, देयर वर सर्टेन डेफिशिएंसीज. वो डेफिशिएंसीज क्योर होने के लिए उन्होंने क्या निकाला? जीएसटी निकाला. आगे ये अभी पढ़ने का नहीं बिकॉज रेफर एएम नोट लिखता हूँ मैं इधर. रेफर अमित महाजन नोट्स, ये इधर पढ़ने का नहीं. उसके बाद डेफिशिएंसीज इन वैट सिस्टम. अभी हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था कि डबल टैक्सेशन होता था. डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब इधर इधर और एक चीज होता था. होटल बिजनेस में वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था. राइट. सो अंडर अर्लियर टैक्स रिजीम सॉफ्टवेयर वॉज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट बिकॉज किसमें भी क्या नहीं था? क्लैरिटी नहीं था. राइट. तो ये इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना. सेट ऑफ किसका पॉसिबल नहीं था? सेट ऑफ सेंटर एंड स्टेट में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था. ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था. सो सेट ऑफ सेनवैट एंड स्टेट वैट अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ वन अनदर वॉज नॉट पॉसिबल. देखो जो इनपुट टैक्स होते थे ना, इनपुट टैक्स जो सेंट्रल होते थे ना, सेंट्रल लेवल पे जो मेरे इनपुट टैक्स होते हैं ना, जो क्रेडिट होता है ना, इनपुट टैक्स के क्रेडिट जो सेंट्रल है उसको हम क्या बोलते हैं? सेनवैट क्रेडिट. उसको हम क्या बोलेंगे? सेनवैट क्रेडिट. मतलब मेरा इनवर्ड सप्लाई था. इनवर्ड सप्लाई समझ एक्साइज का था. मतलब जो टैक्स पे किया था वो एक्साइज का पे किया था. ठीक है. पॉइंट नंबर 1. दूसरा मैंने जो टैक्स पे किया था समझो सर्विस टैक्स का पे किया था. तीसरा क्या था? वो सीएसटी का पे किया था. ये जो मेरा इनवर्ड सप्लाई हुआ था ना, ये इनवर्ड सप्लाई पे ये जो मैंने टैक्स पे किए थे ना, इसको ये क्रेडिट को क्या बोलेंगे हम? सेनवैट क्रेडिट. ओके, एकदम परफेक्ट. सो ये जो सेनवैट क्रेडिट थे ये मेरा इनवर्ड सप्लाई था. मेरे आउटवर्ड स्टेट वैट के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो सकते हैं क्या? पहले नहीं हो सकते थे. वही एक बड़ा डेफिशिएंसी था. Several local taxes in the states were not subsumed in the state VAT. State VAT तो था ही, उसके साथ साथ लग्जरी टैक्स भी था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी था, ये भी टाइम पास सब कुछ था. तो उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं, सीधा एक ही हम लोग टैक्स लगाएंगे, दैट इज जीएसटी. नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स वापस हो गया. तुम लोग बीकॉम में कैसे आंसर लिखते हो? बीकॉम में लिखते हो ना एक्टिव पैसिव करके, ये उन्होंने इधर किया है. व्हेन द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बोथ सेनवैट एंड स्टेट वैट वर लेविड. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी मैं मैन्युफैक्चर करके सेल करता था, चलो मैन्युफैक्चर करता था, एक्साइज लेता था, वही सेल करता था, मेरे से क्या लेता था? वैट लेता था. मेरे साथ गलत हो रहा था. मेरे साथ मतलब कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा था. वी नो दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. जिधर गुड्स का डेस्टिनेशन है वो गुड्स वो स्टेट्स को क्या मिलेगा? आईजीएसटी के टाइम पे ये मिलेगा. क्या मिलेगा? आईजीएसटी एंड एसजीएसटी भी जब भी पे होता है तभी भी जीएसटी कौन से स्टेट को मिलेगा? जिसमें गुड्स डेस्टिन्ड है, मतलब डेस्टिनेशन जिधर है. ठीक है.
व्हाट इज इंट्रास्टेट ट्रांसफर? इंटरस्टेट ट्रांसफर कल हम लोग ने कर दिया था. इंट्रास्टेट ट्रांसफर होगा देन इन दैट केस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, और यूटीजीएसटी एज द केस में भी. और अगर वो डिफरेंट स्टेट्स मतलब प्लेस लोकेशन ऑफ द सप्लायर and place of supply are in two different states, then this is interstate supply, और interstate पे लगता है IGST. Sir, what is irrelevant in this case? Irrelevant is location of the recipient. Location of the recipient is absolutely irrelevant while considering whether this is interstate or intrastate. ठीक है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज इररिलेवेंट. उसके बाद जीएसटी कॉमन पोर्टल तुम लोग ने अगर देखा होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन दिस और हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली वर्कड इन जीएसटी, बट स्टिल मैं तुम लोग को बता देता हूँ देयर इज वन जीएसटी नेटवर्क. एक कॉमन पोर्टल है. कॉमन पोर्टल मतलब क्या कि उसमें तुझे सब कुछ मिलेगा. रजिस्ट्रेशन करने का है वो वेबसाइट पे जा, तुझे अगर क्या चालान जनरेट करना है वो वेबसाइट पे जा, तुझे रिटर्न भरने का है वो वेबसाइट पे जा, सब कुछ हो जाएगा किधर? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे. सर वो किधर मिलेगा? www.gst.gov.in. It is also known as GST electronic portal. ठीक है. It is managed by GST network. Very good. अभी it is a common uniform interface. पहले क्या होता था? एक्साइज का अलग टैक्स जाता था, अलग रजिस्ट्रेशन होता था, अलग वेबसाइट था, वैट का अलग वेबसाइट था, तो इसके वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन था. उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया, और उन्होंने बोला कि जो करने का है ना ये जीएसटी कॉमन पोर्टल पे लेके आओ. इसीलिए उसको जीएसटी पोर्टल नहीं बोला, क्या बोला? जीएसटी कॉमन पोर्टल बोला. राइट, ओके. फंक्शंस, फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, फाइलिंग रिटर्न, क्रिएशन ऑफ चलान्स एक्सेट्रा. ठीक है. एक खतरनाक पॉइंट डिस्कस करने वाला है, दैट इज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, बट आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द स्क्रैच दैट व्हाट इज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस. जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है मालूम है दोस्त? देख, जीएसटी आने के पहले प्रॉपर डिमार्केशन था दैट दिस इज द रेवेन्यू which will go to state and this is the revenue which will go to center. बराबर, ये प्रॉपर डिमार्केशन था. मतलब अगर वैट होगा तो वो स्टेट को ही जाएगा, सर्विस टैक्स होगा तो वो सेंटर को ही जाएगा. जब भी सेंटर को जा रहा है, स्टेट जो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट देख भी नहीं सकता. जो वैट जो स्टेट को जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख भी नहीं सकता. बराबर, इतना क्लियर डिमार्केशन था. जीएसटी आने की वजह से ये डिमार्केशन जो था ना वो डिसॉल्व हो गया. व्हाई? बिकॉज देयर इज वन नेशन वन टैक्स. If there is one nation, one tax, then in that case, whatever revenue which is getting generated, the same revenue will get bifurcated into two parts. One will go to center, one will go to state, irrespective of any income. Income as in irrespective of any transaction. क्यों? कौन सा भी ट्रांजैक्शन हो, कि इंटरस्टेट हो, सर्विस हो, जो भी कुछ हो, जो भी अमाउंट होगा ना सप्लाई का, वो दो हिस्सों में बांटेंगे जीएसटी का अमाउंट. एक सेंटर को जाएगा, स्टेट को जाएगा. समझ कि पहले क्या होता था कि पहले पान मसाला टोबैको, तुम लोग का फेवरेट, अभी इधर मुझे मनोज दिख रहा है. मनोज बहुत क्या करता है मालूम है? मनोज बहुत पान मसाला खाता है. वो मैं क्या बोल रहा था, तो इतना सारा पान मसाला खाता है ना, तो इन दैट केस हुआ क्या कि मनोज जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पान मसाला खाते हैं. बराबर, सो दे आर पेइंग hefty amount of taxes to the center, to the state government. क्यों? बिकॉज वो पहले किधर आता था? वो पहले वैट में, उस पर वैट लगता था और पूरा का पूरा पैसा स्टेट को जाता था. राइट, इस पे पान मसाला टोबैको ये जो चीजें है ना, इस पे दबा के गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है. राइट, अभी तक वो पान मसाला टोबैको बेच के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था. 10,000 करोड़. कितना? 10,000 करोड़. इसमें से 1 रुपया वो सेंटर को नहीं दे रहा था. बिकॉज दिस इज द स्टोरी प्रायर टू जीएसटी. ठीक है, तो पूरा का पूरा वैट का रेवेन्यू कितना आता था? 10,000 करोड़ का वैट का रेवेन्यू आता था. उन्होंने बोला चलो अभी जीएसटी आ गया. इसका मतलब वॉट एवर अमाउंट गेटिंग जनरेटेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, ये बाइफरकेट होगा दो पार्ट्स में, और आधा जाएगा सेंटर को और आधा जाएगा स्टेट को. इसका मतलब जो पहले स्टेट गवर्नमेंट 10,000 करोड़ कमाता था, अभी इसमें से 5,000 करोड़ किधर जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एंड 5,000 करोड़ किधर जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया. अभी तुम लोग ही सोचो, अरे यार मैं तो सिर्फ 1 साल का बात किया और मैं बहुत छोटा फिगर लिया 10,000 करोड़ का. आई यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पैसा मिलता है, जो पूरा मिलता था, नाउ बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, इट विल बी हाफ.
मतलब सिर्फ 5,000 करोड़ मिलेगा। डोंट यू थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट जोर जोर से रोएगा कि साला यार पहले तो इतना मिलता था पर अभी मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है, हाफ मिल रहा है, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इसके वजह से जब भी जीएसटी का एक्ट पास हो रहा था ना, उन्होंने बोला सवालिच नहीं है, हम जीएसटी लाने नहीं देंगे, बिकॉज हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट जीएसटी तो लाना ही था, पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कैसे होता है, जब भी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है ना, जब भी जीएसटी का भी डिस्कशन हुआ था ना, बहुत सारे नेगोशिएटिंग पॉइंट्स आते हैं सामने, बिकॉज सेंटर बोलता है नहीं हम लोग नहीं परमिशन देंगे, अगर ये नहीं होगा तो सेंटर अग्री करता है, ठीक है चलो तेरे केस में हम लोग ये दे देंगे, प्लीज जीएसटी के लिए हाँ बोल दे। अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या चलता रहेगा, नेगोशिएशन चलता है, नेगोशिएशन। और इसके वजह से ऐसा डिसाइड हुआ दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब द जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद certain amount of compensation will be paid to the state government. Certain amount of compensation will be paid to the state government. सर किसका compensation? अरे भाई 10,000 करोड़ वो पहले कमाता था, उसका कितना हो गया, सिर्फ 5,000 करोड़ हो गया, मतलब उसको आगे जाके लॉस होने वाला है। यस, इसके वजह से कॉम्पेंसेशन पे करने का अग्री कर दिया। और गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट डोंट वरी, मैं तुझे क्या करूंगा, कॉम्पेंसेट करूंगा, प्लीज जीएसटी के लिए हाँ बोल दे। अभी द पॉइंट इज, द क्वेश्चन कम्स कि सेंटर के पास पैसा कैसे आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, दे विल टेक फ्रॉम अस, हम लोग से पैसा पहले कलेक्ट करेंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। ऐसा चलता है राजनीति और ऐसा चलता है पॉलिटिक्स। अंडरस्टैंडिंग? सो हम लोग से पैसा लेंगे और उनको कॉम्पेंसेट करेंगे, और इसके वजह से दे इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। दे इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। और ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है ना, ये सिर्फ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होते हैं, हाई वैल्यू गुड्स पे अप्लाई होते हैं, लग्जरी गुड्स पे अप्लाई होते हैं, डीमेरिट गुड्स पे अप्लाई होते हैं। लग्जरी गुड्स मतलब क्या, लग्जरी गुड्स मतलब हाई वैल्यू जो स्पोर्ट्स कार्स होते हैं, लग्जरी कार्स होते हैं, उस पर अप्लाई होता है। पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर का, इस पे सब में क्या होता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एप्लीकेबल होता है। एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस वाज एप्लीकेबल from the introduction stage for 5 years. For 5 years जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस अप्लाई किया, और उन्होंने बोला ये जो कॉम्पेंसेशन सेस है ना, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए अप्लाई होगा, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है ना, उन्होंने 5 साल तो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एंड एक्सटेंड करने के बाद दे सेड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस विल स्टिल बी एप्लीकेबल टिल 31st of March 2026। 2026 तक क्या चलेगा, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस चलेगा। And GST compensation cess, now I will tell you one more thing, that sir, what is the difference between tax and cess? What is the difference between tax and cess? Sir, दोनों के केस में गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है ना, दोनों केस में गवर्नमेंट का तो पैसा मिल रहा है ना। नो, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। देखो, टैक्स का जो पैसा आता है ना, गवर्नमेंट कैन यूज दिस अमाउंट ऑफ टैक्स एनीवेयर, मतलब उसको ब्रिज बांधने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर करने का है, एजुकेशन में डालने का है, मेडिकल में डालने का है, किधर भी डालना है, एग्रीकल्चर में डालना है, डाल सकता है टैक्स का कंपोनेंट। बट सेस का जो कंपोनेंट होता है ना, सेस का कंपोनेंट इज कलेक्टेड ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैनॉट बी यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग? कृषि कल्याण सेस कैनॉट बी यूज्ड फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सेस जो होता है ना, सेस ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट होता है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। बट टैक्स जो होता है ना, टैक्स अगर मैंने कलेक्ट किया भाई, टैक्स कलेक्ट करने के बाद मैं किधर भी यूज कर सकता हूं, ऐसे देखा तो सेस इज ऑल्सो अ टैक्स, सेस इज ऑल्सो अ टैक्स। बट उसको उन्होंने टैक्स करके नहीं बोला, बिकॉज अदरवाइज पॉलिटिकली इट विल लुक वेरी रॉन्ग। क्या, इट इज टैक्स ऑन टैक्स भाई, डबल टैक्स, दो टैक्स, मतलब जीएसटी भी देने का, जीएसटी कॉम्पेंसेशन भी देने का। समझ है तुम लोग को? सेस इज अ टैक्स ओनली, सेस इज अ टैक्स ओनली, बट दे डिड नॉट कॉल इट अ टैक्स because it will look politically wrong, and that's why they called it cess. But I hope that you understood the difference between cess and tax. Cess and tax ka only difference is the usage of that money. Cess can be used only for that purpose, tax can be used for any purpose. एकदम परफेक्ट। जीएसटी कॉम्पेंसेशन से जो पैसा आएगा वो पैसा किधर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दिस वाज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। पर्पस क्या, सब कुछ बता दिया। वैलिडिटी मैंने बोल दिया 5 years, बट अभी कितना हो गया है, 26 तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा, 31/3/2026।
ये था मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का. आई होप दैट अगर तुम लोग को नहीं समझा होगा, मतलब पहले नहीं मालूम होगा, तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. ये इंपॉर्टेंट है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस समझना, नॉट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव बट एज एन इंडिविजुअल यू शुड नो दिस कि क्या है सेस. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. जीएसटी एप्लीकेबिलिटी. अभी देखते हैं. जीएसटी इज लेवीड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दारू है, दारू पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा. दारू पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा. अरे दारू नहीं है रे, दवाई है, दवाई. मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जीएसटी में दारू को देखना भी मत, जीएसटी में दारू को देखना भी मत. देखो, जब भी दारू से जो जनरेट होता है ना रेवेन्यू, यू हैव नो क्लू कि कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है. कौन से गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को. स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, यू हैव नो क्लू. अगर इसमें से देख, मैंने क्या बोला था, जीएसटी आने के पहले, जीएसटी आने के पहले पूरा का पूरा दारू का पैसा किसके पास आता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास. जीएसटी आने के बाद जितना पैसा आता है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. गवर्नमेंट बोला कि भाई तुझे जो करने का कर. ओ, ये क्या हो गया? एक मिनट रुका. यस, गवर्नमेंट ने बोला तुझे जो करने का कर, मैं तुझे दारू लेने नहीं दूंगा. दारू लेने नहीं दूंगा मतलब क्या? दारू तुझे जीएसटी में लेने नहीं दूंगा. सर ऐसा क्यों? बिकॉज उसका रेवेन्यू आधा होगा, इसके वजह से. अंडरस्टैंडिंग? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर तो पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता है. सर पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अल्कोहल एंड पेट्रोल. देखो, जीएसटी लगता है क्या अल्कोहल पे? नहीं लगता है. पेट्रोल पे नहीं लगता है. ठीक है सर, जीएसटी में मुझे एक चीज बताओ. सर जीएसटी में अल्कोहल है क्या? जीएसटी में अल्कोहल है ही नहीं. जब भी जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रहा था, जब भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में था, स्टेट गवर्नमेंट बोला कि हम लोग जीएसटी में तुझे लाने ही नहीं देंगे रे, तुझे लाने ही नहीं देंगे. अल्कोहल छोड़ के जो करने का कर, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, पर अल्कोहल को हम नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. सो अल्कोहल नेवर गॉट इंक्लूडेड अंडर द जीएसटी एक्ट. सो अगर तुझे अल्कोहल पे जीएसटी लगाने का है ना, देन इन दैट केस तुझे क्या करना पड़ेगा? एक्ट अमेंड करना पड़ेगा. तुझे क्या करना पड़ेगा? एक्ट अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज जीएसटी में अल्कोहल नहीं है. पर सर पेट्रोल में क्या है? सी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल इज इंक्लूडेड अंडर जीएसटी एक्ट. जीएसटी के एक्ट में पेट्रोल तो है, बट पेट्रोल पे अभी भी जीएसटी अप्लाई करना चालू नहीं किया. गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे. अगर हम लोग को अप्लाई करना ही होगा ना, देन इन दैट केस हम लोग नोटिफिकेशन पास करके ये पेट्रोल पे जीएसटी लगाना अप्लाई करेंगे. अंडरस्टैंड? पेट्रोल इज देयर अंडर जीएसटी, बट स्टिल जीएसटी इज नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट अप्लाइंग जीएसटी ऑन दैट. अगर लगाना होगा ना, रातों रात वो नोटिफिकेशन लगा के क्या कर सकते हैं? पेट्रोल पे जीएसटी लगा सकते हैं. सर एक्ट अमेंड करना होगा क्या? जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पेट्रोल इज ऑलरेडी देयर अंडर जीएसटी एक्ट. सिर्फ किसका देरी है? नोटिफिकेशन का देरी है. लास्ट मैंने जो जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग देखा था, वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में निर्मला सीतारामन जी ने ऐसे बोला था कि अभी तक हम लोग नहीं सोच रहे पेट्रोल पे जीएसटी लगाने का. सी, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नो. मैंने तो एक साल पहले कंटेंट क्रिएशन चालू किया था. ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है दैट पेट्रोल पे जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. अगर हम लोग ने पेट्रोल पे जीएसटी लगाया तो हम लोग को कैसा फायदा हो सकता है, और अगर पेट्रोल पे हम लोग ने जीएसटी लगाया तो ये गवर्नमेंट को कैसे नुकसान हो सकता है. तो ये पेज का नाम क्या है? मेरे पेज का नाम था, मतलब अभी तो आई एम इनएक्टिव सिंस मेनी मंथ्स, बट माय नेम ऑफ द पेज इज मनी मैटर्स विद अमित. ओके, उसमें मैंने स्पेसिफिकली पेट्रोल पे मैंने ये वीडियो बनाया है. यू कैन वॉच दैट. ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं. पेट्रोल एंड जीएसटी पे, पेट्रोल एंड अल्कोहल पे आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस. अल्कोहल पे अगर जीएसटी लगाना होगा, एक्ट अमेंड कर, उसके बाद लगा. पेट्रोल पे जीएसटी लगाना होगा, एक नोटिफिकेशन पास कर, जीएसटी लग जाएगा. परफेक्ट. जीएसटी इज लेवीड. जीएसटी इज लेवीड. क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? क्या हुआ रे? क्या हुआ रे बाबा? या ओके,
GST applicability. GST is levied on all goods and services except for alcoholic liquor for human consumption and petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas. Okay, petroleum crude, डीजल, पेट्रोल, ATF. ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो हवाई जहाज एयरप्लेन में जो फ्यूल डालते हैं उसको बोलते हैं ATF. एंड नेचुरल गैस. ठीक है, अभी देखते हैं नीचे. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता है सर? उस पर तो GST नहीं लगता है. यस, GST नहीं लगता है. सर एक्साइज ड्यूटी, हाँ इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है. इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है. सर वैट लगता है क्या? सर वैट भी लगता है. सर वैट और CST, हाँ अगर इंट्रा होगा तो वैट और इंटर होगा तो CST. सर GST लगेगा क्या? नहीं, GST तो नहीं लगेगा. बराबर. इसके वजह से तुम लोग जब भी बाहर जाते हो दारू पीने के लिए, तभी तुम लोग बिल चेक करना, बिल में लिखा होगा वैट एंड नॉट GST. उसका अलग बिल बनेगा खाने का और वैट का. खाने का GST में आएगा और पीने का वैट में आएगा. ठीक है. पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड ATF. सर इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट लगता है, GST नहीं लगता है, सेम एज अल्कोहल. ठीक है. टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, अरे गुटका एक्साइज ड्यूटी, यस एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा. ये बहुत फनी है. एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट नहीं लगता है, पर GST लगता है. टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे GST तो लगता ही है, अलॉन्ग विद दैट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे. ठीक है. अदर गुड्स का बात किया तो एक्साइज नहीं लगता है, वैट नहीं लगता है, क्या लगेगा? सिर्फ GST लग जाएगा. बराबर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ओके. ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स मतलब क्या? ड्रग्स जो है, ड्रग्स, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ GST. सर यू आर सेइंग दैट ड्रग्स इज लीगल. नो, पर उस पर टैक्स लगा रहा है. गवर्नमेंट इज सेइंग कि इट इज इलीगल, बट अगर तुम लोग ने उसमें ट्रेड किया तो हम लोग उस पर टैक्स लगाएंगे. भाई खतरनाक गवर्नमेंट क्या खेलता है भाई. उन्होंने बोला कि नार्कोटिक ड्रग्स इज वेरी डेंजरस, इज वेरी 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 डेंजरस. तुम लोगों ने कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हम लोग तो बैन कर रहे. बट साला तुम लोग ने कंज्यूम किया ना, तो दूसरे एक्ट में तो तुम लोग को धरेंगे ही बाजू में, बट GST भी तुम लोग को एप्लीकेबल हो जाएगा. हाँ ऐसा है. अंडरस्टैंडिंग. एक मिनट. या ओके. However, union government has also retained the power to levy excise duty. मतलब ये इस पे excise duty भी लगता है और क्या लगता है? GST भी लगता है. ठीक है. Resultantly, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics are subject to GST as well as excise duty. आगे बढ़ते हैं. Benefits of GST फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं, कुछ है नहीं इसमें. Boost to Make in India initiative, very good. Make in India हो जाता है. क्यों? Because tax on, देखो ना कैसे होते हैं मालूम है. अल्टीमेटली टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, इसकी वजह से अल्टीमेटली कॉस्ट कम होता है. बराबर है. अगर कॉस्ट कम होता है तो कैन आई से दैट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम होगा तो लोग इंडिया से ले लेंगे. यस दैट्स राइट, एंड दैट इज व्हाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. एनहांस इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज एक सिंगल टैक्स आ गया. उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपलर टैक्स रिजीम, रिडक्शन इन मल्टीपल टैक्स लॉज, प्रोसीजर्स, रेट्स ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री. जो पहले जो ज़्यादा टैक्स लगता था अभी वो कम टैक्स लगता है. इसकी वजह से बिजनेस करना भी बहुत ईजी बन चुका है. उसके बाद अगर मैंने बात किया, अरे यार ये हिल गया यार, एक सेकंड. हाँ बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड ऑन्टरप्रेन्योर्स बिकॉज कॉस्ट नीचे जाता है. इसके वजह से ओके चलो एक एग्जांपल चेंज करते हैं. ऑन्टरप्रेन्योर्स को कैसे फायदा होता है? बिकॉज अगर आई डोंट नो कि तुम लोग को मालूम है कि नहीं, बट सर्विस टैक्स के केस में मैंने जो पढ़ा था, आई टेल यू. सर्विस टैक्स के केस में कैसे होता था? 10 लाख वाज द थ्रेशोल्ड लिमिट. ठीक है, 10 लाख के ऊपर अगर गया तो तुझे सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. बट उसमें और एक मजा क्या था मालूम है? 9 लाख के ऊपर मेरा टर्नओवर गया ना, 9 लाख के ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा. 10 लाख वॉज द थ्रेशोल्ड, पर 9 लाख के ऊपर गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो ये जो पॉइंट था ना, ये तो 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड है, बराबर. बट उन्होंने GST में कितना कर दिया?
20 लाख कर दिया। सो बेसिकली थ्रेशोल्ड बढ़ाने के वजह से, और तुम लोग को याद होगा, तुम लोगों ने कभी लास्ट टाइम बचपन में पढ़ा होगा कि 40 लाख भी कभी कभी अप्लाई होता है अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स में रहूंगा तो, राइट। तो थ्रेशोल्ड बढ़ा है तो उतना ही अच्छा है ना, रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज किया है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसके वजह से ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका है जीएसटी की वजह से। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, जो पहले अलग अलग लोगों को अलग अलग रिटर्न्स का फाइलिंग का पैसा देना पड़ता था, अभी वो सब का जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही बंदे के पास में जाके जीएसटी का फाइलिंग कर सकता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, अभी सेम वापस क्या है यार, आगे जीएसटी काउंसिल अभी ना नवंबर 23 दिसंबर 23 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था जीएसटी काउंसिल का ये पॉइंट, बट अभी ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल जस्ट टेल यू कि क्या होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है ना, जीएसटी काउंसिल एक टीम रहता है, ठीक है, एक एसोसिएशन रहता है, एसोसिएशन टीम रहता है, वो जो कमिटी, यू कैन से एक कमिटी रहता है, वो कमिटी क्या होता है, कमिटी डिसाइड्स द टैक्स रेट्स, कमिटी डिसाइड्स किस पे एग्जाम्शन लगना चाहिए, कमिटी डिसाइड्स कि ये पर्टिकुलर इस पे क्या एग्जाम्शन लगना चाहिए, ये कौन से थ्रेशोल्ड लिमिट्स होने चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, ये सब कौन देखता है, एक जीएसटी काउंसिल देखता है, आर्टिकल 279A के हिसाब से, एकदम परफेक्ट। और ये जो कमिटी होगा ना, दैट कमिटी विल बी लेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारमण जी, दैट पर्सन विल बी द चेयरमैन। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन होते हैं वो पर्टिकुलर कमिटी में। सबसे पहले कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मतलब सेंटर का होगा ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एज मेंबर, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा, मतलब स्टेट का होगा, ये सेंटर का होगा ऊपर का, नीचे का स्टेट का होगा। उसके बाद मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेशंस आर इट्स मेंबर्स। सी ये सब कौन हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे। मतलब कैन आई से दैट दिस कमिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, बराबर है, परफेक्ट एकदम। नाउ फंक्शन क्या है, मैं ऑलरेडी बोल दिया था, टैक्स रेट्स, एग्जाम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके बारे में वो लोग बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं। ओके, सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, तुम लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, कोई भी डिसीजन लेना होगा ना कि इस पे जीएसटी लगाना है या इस पे जीएसटी नहीं लगाने का है, ये कैन आई से दिस इज अ डिसीजन, यस दिस डिसीजन विल बी कलेक्टिवली टेकन बाय द कमिटी, मतलब जो जीएसटी काउंसिल, करेक्ट है। पर जीएसटी काउंसिल में कैन निर्मला सीतारमण जी अलोन टेक अ डिसीजन, कैन निर्मला सीतारमण जी अलोन टेक अ डिसीजन? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, शी कैनॉट टेक अ डिसीजन ऑन हर ओन बिकॉज 75% मेजॉरिटी लगता है। 75% तुम लोग ने, वो जो कमिटी है वो कमिटी मेंबर्स प्लस मिनिस्टर, मतलब जो चेयरमैन है, वो मिलके क्या होता है, 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। और 75% हाँ जो बोलना चाहिए ना, उसमें भी उन्होंने बोला है हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग पावर दे के रखेंगे सेंटर और स्टेट को, और सेंटर और स्टेट को वेटेड एवरेज के हिसाब से पावर देंगे। इसका मतलब सेंटर ने हाँ बोला तो वो 1/3 हाँ बोला ऐसे मानेंगे, और स्टेट ने हाँ बोला तो कलेक्टिवली 2/3 हाँ बोला ऐसे मानेंगे। एकदम सिंपल। आई नो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बट आई टेल यू वन थिंग, अगर समझो 100% है, 100% में से सेंटर के हाँ बोलने का वेटेज कितना है, सेंटर का हाँ बोलने का वेटेज है 33.33%, एंड 2/3 मतलब कितना, 2/3 मतलब 66.67%। इसका मतलब जब तक सेंटर हाँ नहीं बोलेगा तब तक कौन सा भी डिसीजन नहीं हो सकता। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अदरवाइज क्या करेंगे, सब लोग एक स्टेट वाइज एक साथ आएंगे और एक साथ आने के बाद डिसीजन पास करेंगे, सेंटर को पूछेंगे ही नहीं। एंड दे एंश्योर्ड बाय डूइंग दिस एंड दे सेड कि भाई तू स्टेट तू कितना भी कर, मैक्सिमम तेरा 66.67% ही होने वाला है, और हम लोग को कौन सा भी डिसीजन पास होने के लिए लगता है 75%। मतलब जब तक तू सेंटर को नहीं पूछेगा तब तक तेरा 75% कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना खतरनाक लेवल का दिमाग लगाया उन्होंने, सेंटर को बिना पूछे कुछ भी किया तो देख, मैं नहीं बोलूंगा तो तेरा कुछ होगा ही नहीं। बट वैसा वर्षा भी होता है कि सेंटर को स्टेट के पास जाना ही पड़ता है, भाई प्लीज इसको हाँ बोलना। बट ये प्रोटेक्ट क्या कर रहा है मालूम है, सब स्टेट्स एक साथ आके सेंटर के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। इसके वजह से सेंटर के पास क्या देके रखा है, अच्छा खासा पावर देके रखा है 33.33% का।
दिस इज हाउ यू शुड लर्न दिस सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी. ठीक है, ओके. कोरम बिरम बात किया. ओके, नाउ बात करते हैं जीएसपीज एंड एएसपीज. जीएसपीज मतलब क्या? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स. सी जीएसपीज मतलब क्या? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स. एंड एएसपीज मतलब क्या? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स. ये क्या करते हैं मालूम है? तुम लोग को एक बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन ईवाई, तभी ईवाई वाज द ऑथराइज्ड जीएसपीज एंड एएसपीज. तो जीएसपी एएसपी क्या करता है? उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया था, डीजी जीएसटी करके. ईवाई ने डीजी जीएसटी करके इंट्रोड्यूस किया था. ये जो डीजी जीएसटी है ना, ये डीजी जीएसटी क्या करता है मालूम है क्या? ये डीजी जीएसटी क्या करता है मालूम है? डीजी जीएसटी हम लोग ने पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया डीजी जीएसटी. उसके बाद हम लोग ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है ये पहले समझना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वी वांटेड टू सिंप्लीफाई द रिटर्न फाइलिंग एंड ऑल द कंप्लायंस वर्क फॉर आवर क्लाइंट्स. सी, ये डीजी जीएसटी हम लोग सब लोगों को नहीं देते थे. हम लोग ने स्पेसिफिकली हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाया था, सो दैट द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस विल बी स्मूथ. इसके लिए हम लोग ने क्या बनाया? डीजी जीएसटी बनाया. सो डीजी जीएसटी एक सॉफ्टवेयर बनाया था, और वो सॉफ्टवेयर में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डालने के बाद पूरा ऑटोमेटेड लेवल पे वो एक रिपोर्ट जनरेट होते थे एंड इट यूज टू गेट सबमिटेड. मतलब जितना ऑटोमेशन का काम था, वो ऑटोमेशन का काम हम लोग ने जीएसटी सुविधा प्रोवाइड. ऑफकोर्स ये जीएसपीज एंड एएसपी सब लोगों को उसका इतना दर्जा नहीं मिलता है, बट मुझे क्या करना पड़ता है? आई नीड टू बी द ऑथराइज्ड पर्सन टू यूज टू बी जीएसपीज एंड एएसपीज. Right? So GSPs have access to GST system and have the capability to develop applications to be used by the taxpayers for interacting with the GST. And देखना, उनके पास GST सिस्टम का एक्सेस रहता है. ये कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को देंगे क्या GST सिस्टम का एक्सेस? नहीं, ऑथराइज्ड पर्सन को देंगे. GSP develops applications having features like return filing, reconciliation of purchase register data with auto-populated data for acceptance. So basically ये कुछ इतना याद रखने का जरूरत नहीं, इतना सिर्फ याद रखो जितना ऑटोमेटेड हो सकता है ना, उतना उन्होंने क्या किया है? ऑटोमेटेड किया है. और वही काम क्या करते हैं? जीएसपीज एंड एएसपीज करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में बात करूंगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा मेरे नोट्स यूज करना. ओके, अभी दोनों के लिए, सीए हो या सीएमए हो, दोनों के लिए ये आर्टिकल्स याद रखना थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल से क्या आ रहा है. ठीक है, ये इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली एक फ्लो बनाया तुम लोग के लिए. आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 सेज नो टैक्स विल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ लॉ. अरे भाई, जब तक मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना, तब तक मैं टैक्स लेवी नहीं कर सकता. जब तक मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं टैक्स लेवी नहीं कर सकता. नाउ द क्वेश्चन इज, हु विल मेक द लॉ? चलो, अथॉरिटी तो मिल गया, पर हु विल मेक द लॉ? सेंट्रल लॉ बनाएगा या स्टेट लॉ बनाएगा? सेंटर बोलता है नहीं मैं बनाएगा, स्टेट बोलता है नहीं मैं बनाएगा. ये झगड़ा होता था ना, इसके वजह से दे इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 246. और 246 में बोला कि भाई झगड़ो मत, झगड़ो मत. ये एक 7th शेड्यूल है, और 7th शेड्यूल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करके दिख के रखा है. ये तुम लोग ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, मतलब आई एम अज्यूमिंग तुम लोग ने बहुत पहले पढ़ा होगा ये बात. मतलब फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, टैक्स में भी पढ़ा होगा, इंटर में, एंड फाइनल में मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ. क्या है आर्टिकल 246 में? 7th शेड्यूल के बारे में बात किया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जिसका मतलब देयर आर 3 लिस्ट्स. वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कॉनकरेंट लिस्ट. Union list has the subjects on which only central government can collect levy tax. State list has certain subjects on which state government can levy tax. And concurrent list has subjects on which state government as well as central government both can levy taxes. ठीक है. Now यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? डिफेंस है, इनकम टैक्स एक्ट है, यूनियन लिस्ट है. इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर सकता. दूसरा, स्टेट लिस्ट का बात किया, पुलिस, एग्रीकल्चर, ये किसका है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ. अभी ये जो पुलिस है ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर. ठीक है, ओके. और अगर कॉन्करेंट लिस्ट होगा तो बोथ ऑफ देम कैन मेक द लॉज. मैरिज, एजुकेशन, ये दोनों अब एक दूसरे के लॉ, मतलब अपने अपने लॉज बना सकते हैं. ठीक है, इसके वजह से ये करके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैट हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, सर्विस टैक्स हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का. एंड इधर तक आई होप तुम लोगों को क्लियर है कि ये जो हम लोग ने लिस्ट देखे, बेसिस दीज लिस्ट
अभी तक के लॉज क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। मतलब सेपरेट डिमार्केशन, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक्साइज ड्यूटी होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगा। वैट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगा। सर्विस टैक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगा। ये स्पेसिफिक पावर्स देके रखे थे। बट जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ सर, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद वो नीड ऑफ वन नेशन वन टैक्स लगा उनको, इसके वजह से दे इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। बट जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ सर, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद वी डिसाइडेड दैट देयर विल बी ओनली वन टैक्स, व्हिच मींस दिस इज द कॉमन टैक्स, हाफ विल गो टू स्टेट एंड हाफ विल गो टू सेंटर। बट सर ऊपर तो हम लोग ने क्या लिखा था, सेपरेट डिमार्केशंस था। बट जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली सेंटर एंड स्टेट दोनों टैक्स लगाएंगे। पर ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं था। साइमल्टेनियसली एक ही टैक्स दो लोग लगाएंगे, एक ही टैक्स दो लोग लगाएंगे, एक ही टैक्स दो लोग लगाएंगे, ये किधर भी ऊपर लिखा नहीं था कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। बिकॉज सेपरेट सेपरेट डिमार्केशन ये स्पेसिफिक टैक्सेस के लिए था, और डिमार्केशन में ये चीज लिखा था, इतना सेंटर इतना स्टेट। बट जीएसटी में ये जो टैक्स होगा वो सेंटर को भी मिलेगा एंड स्टेट को भी मिलेगा। सो डोंट यू थिंक देयर वाज अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंड करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अभी तक तो सेपरेट डिमार्केशन था, अभी हम लोग को एक ही टैक्स लगाने का है साइमल्टेनियसली। एंड दैट इज व्हाई 101st अमेंडमेंट, याद रखना ये पॉइंट कौन सा है, 101st अमेंडमेंट के हिसाब से, 101st अमेंडमेंट इन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 101st अमेंडमेंट किया और उन्होंने आर्टिकल 246A निकाला, जिसमें स्पेसिफिकली बोला सेंटर एंड स्टेट बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड लेवी टैक्सेस। ये 101st अमेंडमेंट करना मैंडेटरी था। क्यों? बिकॉज पहले अलग अलग लोग अलग अलग टैक्स लगाते थे, अभी हम लोग को साइमल्टेनियसली टैक्स लगाना है, इसकी वजह से 246A इंट्रोड्यूस हुआ। ये मैं क्यों डिटेल में जा रहा हूँ मालूम है? बिकॉज अभी तक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता था, इसके वजह से मैं एक्स्ट्रा तुम लोग को समझा रहा हूँ। उसके बाद 269A में क्या लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्सेस एंटायरली ऑफ आईजीएसटी, अपोर्शन देम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मेरा क्वेश्चन ये है, ये स्टेट कौन सा होगा, जो सप्लायर का स्टेट है या जो रेसिपिएंट का स्टेट है? कैन समबडी टेल मी द आंसर? ये स्टेट कौन सा होगा? परफेक्ट आचल, अरुंधति परफेक्ट, अलकनंदा परफेक्ट, कमिका परफेक्ट, सही है। सो बेसिकली दिस विल बी वरुण परफेक्ट, करेक्ट है। ओके, सो स्टेट जो होगा ना, वो स्टेट कौन सा होगा, जिधर रेसिपिएंट है, जिधर रेसिपिएंट। व्हाई? बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इज एवरीथिंग, एवरीबडी क्लियर विथ दिस पार्ट? अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि क्या हमारा बाकी है। सॉरी, ये तो हम लोग का हो गया, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ये हम लोग ने जो दिखा है ना, अभी उन्होंने वही देखा, तो एज सच देयर इज नो नीड टू रीड इट। चलो एक बार रीड करते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि क्या भगा रहा है। देखो, रीड कर लेते हैं। अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैड गिवन सेपरेट पावर्स फॉर सेंटर एंड स्टेट्स टू इम्पोज वेरियस टैक्सेस, बराबर ना, अलग अलग डिमार्केशन था। Whereas center levied excise duty on all the goods produced and or manufactured in India, and the state levied VAT once the goods entered the stream of trade upon completion of manufacture। मतलब सेंटर के पास एक्साइज का राइट था एंड वैट का राइट स्टेट के पास था। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई क्या लगता था, सीएसटी लगता था। चलो ये भी ठीक है। सर्विसेज के लिए क्या था, सर्विस टैक्स था, were exclusively taxed by the center। yes, ये भी ठीक है। Besides there were state specific taxes like एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी एंड बेटिंग टैक्स, लोकल टैक्सेस एक्सेट्रा, ये भी थे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री इनटू इंडिया, उस पर क्या लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, ठीक है, और अभी भी लगता है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों अमेंडमेंट रिक्वायर्ड था? सो एज टू एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, additional duties of customs, state VAT and certain state specific taxes and service tax into one comprehensive goods and services tax, and to empower both center and states to levy and collect it।
ये पहले अलग अलग लोग अलग अलग टैक्सेस करते थे, पर जीएसटी जीएसटी ये सब टैक्सेस का एक टैक्स करके सेंटर एंड स्टेट्स दोनों को पावर दे रहा है. एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज पास्ड. ये तेरा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट. अभी मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कस्टम्स का भी, कि कस्टम्स के केस में कैसे लगता है. देखो, इंपोर्टेशन का अगर मैंने बात किया, इंपोर्टेशन ऑफ, ये बेसिक बोल रहा हूं मैं, जस्ट बेसिक तुम लोग को जस्ट बता. इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में मुझे भरना पड़ता है कस्टम्स, और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में मुझे भरना पड़ता है जीएसटी. मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बेसिक जस्ट तुम लोग को बता रहा हूं. अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए तो मुझे क्या भरना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है. उसके बाद मैंने सर्विस इंपोर्ट किया तो मुझे क्या भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है. ओके, दिस वाज द बेसिक थिंग. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अभी भी कस्टम ड्यूटी है क्या. डेफिनेटली यस, कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर. मतलब इसके वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो टैक्सेस है मेनली. वन इज जीएसटी एंड सेकंड वन इज कस्टम्स. जो पहले एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स होता था, अभी क्या है, सिर्फ जीएसटी एंड कस्टम्स. परफेक्ट एकदम. आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ थियोरी. सब लोग एक बार मुझे कंफर्म करोगे क्या कि फर्स्ट चैप्टर का थियोरी पार्ट सब लोगों को समझा कि नहीं समझा. इफ द आंसर इज येस, I will give you 1 minute breather and then we will see certain questions. Now the point is कि ये जो questions है वो questions solve करना mandatory है क्या. First chapter के questions solve करना mandatory नहीं है. We'll just go through these questions. It is absolutely okay. Next chapter जो है, next chapter से हम लोग लिखना सीखेंगे, लिखते हैं कैसे है. ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म करना, yes no, समझा नहीं समझा सब लोग प्लीज, so that मुझे समझेगा कि whether I am going in a right direction or not. Awesome. Yes, Varun, we'll do that. So Achal, in your doubt, कस्टम्स का वो डाउट है. आई विल जस्ट टेक योर डाउट आफ्टरवर्ड्स. कस्टम्स का डाउट थोड़ा सा वो टेक्निकल डाउट है. आई थिंक दैट यू आर वर्किंग इन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस डाउट. सो डोंट वरी, वेन एवर विल कवर कस्टम्स, ये डाउट मैं तेरा कवर कर लूँगा. बिकॉज अभी इफ़ आई से सर्टन थिंग्स अबाउट कस्टम्स की बिल ऑफ एंट्री और सब कुछ, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा बाकी लोगों के लिए. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम. आई विल जस्ट टेल यू कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आता है. ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीबडी. इसकी वजह से जस्ट टेक्स्ट मी पर्सनली, आई विल जस्ट टेल यू कि क्या इसका आंसर आता है. ठीक है, ओके. सो आई विल गिव यू 1 minute ब्रीदर. जस्ट टेक दैट ब्रीदर एंड देन वी विल कंटिन्यू.
Yes, so I'm going to record the revision lectures of all the chapters. Don't worry, सबके मैं revision lectures record करने वाला हूँ. और एक्चुअली बीच में हो क्या रहा था कि आई स्टार्टेड विथ माई रिकॉर्डिंग्स, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड भी कि सर प्लीज़ लाइव लेक्चर्स ले लो ना. लाइव लेक्चर्स बहुत इंटरैक्टिव भी होते हैं, समझ भी जाता है और डिसिप्लिन रहता है. इसके वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स मेरे पास ही है अभी. अभी मेरे ITC तक के रिकॉर्डिंग्स हो चुके थे, बट आई कुड नॉट पुट द रिकॉर्डिंग्स बिकॉज लाइव लेक्चर्स लेना है ना. इसके वजह से आई हैड टू डिले द बैच. पहले तो एक्चुअली हुआ कि लास्ट मंथ में ही स्टार्ट करना था, बट मेरा इंटर का स्केड्यूल इतना टाइट था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ करने के लिए. एंड सिंस देयर वाज एन एग्जाम एंड मैराथन्स लेने थे, बहुत कुछ चल रहा था, एंड यू नो आई वाज नॉट एबल टू मेक एन अनाउंसमेंट ऑल्सो ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स. दैट्स व्हाई आई कुड नॉट स्टार्ट. अभी वैसे ही पूरा रिवीजन सीरीज हम लोग कर लेंगे GST के लिए भी, मतलब IDT के लिए भी. मज़ा आएगा. DT का यार अभी आई एम नॉट कमिटिंग कि कभी क्या चालू होगा. आई रियली डोंट वांट टू कमिट राइट नाउ बिकॉज DT के में नोट्स बनाना चालू है. सो आई डोंट वांट टू कमिट कि मैं ये अटेम्प्ट से चालू करूँगा, वो अटेम्प्ट से चालू करूँगा. बट येस, मेरे पास नोट्स है, पर वो इन दिस फॉर्मेट, ये जो मैंने सामने लिखा है ना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एडिटिंग करना, परफेक्टली सब ड्राफ्ट करना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव द बेस्ट मटेरियल, एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट DT के लिए. बट यू विल गेट समथिंग डेफिनेटली फॉर DT. So there are a few memory techniques for DT which I have already uploaded on my YouTube. You can just check that. But yes. Okay, चलो let's start with the questions. फटाफट 3-4 क्वेश्चन देख लेते कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. Now I will tell you one thing before we start with the questions कि अभी तक इंट्रोडक्शन के चैप्टर में से क्वेश्चन आते थे, बराबर. बट अगर CMA के केस में ना सब कुछ एडवांस्ड ही कवर किया है. CMA का मॉड्यूल में अभी सब कुछ एडवांस्ड ही कवर किया फाइनल में. बट अगर CA का बात किया ना, CA के केस में इंटर फाइनल दोनों का है. मतलब इंटर का भी सिलेबस है, फाइनल का भी सिलेबस है. ऐसा नहीं कि इंटर में वो किया इसके लिए फाइनल में नहीं करने का. ये CMA में है, बट CA में ऐसा नहीं है. नाउ बट अभी समझो, तुम लोग का चैप्टर 1 जो है ना इंट्रोडक्शन, अभी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन करके कुछ है ही नहीं. चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन करके कुछ है ही नहीं. सीधा उन्होंने सप्लाई से स्टार्ट किया. मैं CA स्टूडेंट्स का बात करूँ, सीधा उन्होंने किससे स्टार्ट किया? सप्लाई से स्टार्ट किया. अभी तुम लोग पढ़ो सप्लाई, हम लोग इंटर का तुम लोग इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले. विच मीन्स हम लोग ने जो अभी तक जो किया है ना, वो तुम लोग के मॉड्यूल में है ही नहीं, लिटरली. बट ठीक है यार, हम लोग को ये समझना इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से हम लोग ने ये चीज़ किया है. ठीक है, 2 दिन हम लोग ने इस पर डाले हैं, बट 2 दिन डालने के पीछे द पर्पस इज, अगर बेस हम लोग का वीक होगा इन दैट केस अपना फ्यूचर एकदम रिस्की हो सकता है. इसकी वजह से क्वेश्चंस कितने डेप्थ में जाके करने हैं. पहले तो उस पर कॉन्सेप्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस था, अभी चांसेस कम है. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि नहीं आ सकता, बट कम है चांसेस. ठीक है, बिकॉज है ही नहीं, पोर्शन में लिखा ही नहीं किधर. ओके, देखो, list some of the benefits that GST accrues to the economy. See, list some of the benefits. अभी benefits क्या क्या हुए कि benefits हुए creation of unified national market, boost in make in India initiative, enhanced investments in employment. तो ये हम लोग ने ना बहुत सारे पॉइंट्स इधर हम लोग ने किए थे. अगर तुम लोग को याद होगा ना कि GST के क्या क्या बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स में से तुम लोग लिख सकते हो. एक 2-3 बार तुम लोग ने पढ़ लिया ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कंप्लायंस कॉस्ट नीचे गया, उससे बूस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया, उसके बाद ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेटर यूज ऑफ IT. क्वेश्चन 2 क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स्ड साइमल्टेनियसली अंडर CGST एंड स्टेट GST. मतलब क्या एग्जाम्पल देना है उसको, हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. ये तो ना के बराबर है आना ऐसे क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कि उन्होंने बोला है कि बताओ कि साइमल्टेनियसली CGST SGST टैक्स कैसे होता है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम.
देखो, why was the need to amend the constitution of India before introducing the GST? जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का? देखो, मैं तुम लोग को बोला था कि पहले जब भी सेंट्रल सेल्स टैक्स था तभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर था, वैट था तभी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था, सर्विस टैक्स था तभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, बट साइमल्टेनियसली दोनों के पास पावर नहीं थे. बट इन द केस वेयर इन जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियसली जीएसटी साइमल्टेनियसली टैक्स लगाने वाले हैं. पर ये किधर भी उन्होंने लिखा नहीं था, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू मेक एन अमेंडमेंट in the constitution stating that both the governments will tax this charge this particular tax simultaneously. इसके लिए क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगा. ओके, सो सब कुछ मालूम होना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन में, वी विल बी एबल टू राइट इट, बिकॉज ये इतना डेप्थ में जाके राइटिंग प्रैक्टिस करना नॉट रिक्वायर्ड. GST is a destination based tax on consumption of goods or services or both. Discuss the validity. Absolutely right. GST is a destination based tax. Okay. Discuss the taxability of GST or otherwise on the following. सबसे पहले alcoholic liquor for human consumption GST लगता है क्या? GST इस पे नहीं लगता है because GST में आता ही नहीं है वो. पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF, नेचुरल गैस, इस पे भी GST नहीं लगता है. टोबैको पे लगता है क्या? लगता है. ओपियम है, इंडियन हेम, अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे क्या लगता है? GST लग जाता है. ठीक एकदम. इस पे GST के साथ साथ और भी कुछ लगता है. क्या लगता है? एक्साइज. इस पे भी क्या लगता है? एक्साइज. देखो, टोबैको में एक्साइज भी लगता है एंड इंडियन हेम्प में GST एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटीज ये लगते हैं. डुअल GST हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों GST चार्ज करता है. अगर मैंने IGST चार्ज किया देन इन दैट केस द इनिशियली द GST अमाउंट विल गो टू द central government and central government will then distribute the particular amount to the state government where the destination of the goods is. ठीक है. उसके बाद अगर CGST SGST होगा तो half of the amount will go to center and half of the amount will go to state. ये भी पहले बहुत बार क्वेश्चन आता था. हु आर द मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल? एन्यूमरेट एनी 2 recommendations दैट कैन बी मेड बाय GST काउंसिल. अभी मेंबर्स के बारे में मैं तुम लोग को बोला था. सबसे पहला चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. उसके बाद होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एज मेंबर, एंड मिनिस्टर or minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state. तो ये तुम लोग को 3 चीज मालूम होना चाहिए था पहले जब भी वो मॉड्यूल में तुम लोग का कुछ ना कुछ तो लिखा था, राइट? तो अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है, पर ठीक है. अभी वो क्या क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन GST काउंसिल क्या क्या कर सकता है, ये उन्होंने इधर बोल दिया. अभी क्या क्या कर सकता है, इधर मैं 2-3 चीज तुम लोग को मार्क करके देता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. उसके बाद द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन, द स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज. ठीक है. उसके बाद द मॉडल GST लॉज. उसके बाद स्पेशल रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड की ये स्पेसिफाइड पीरियड के लिए स्पेशल रेट लगाने का है. ओके, तो ये सब चीज़ें इतना 2-3 चीज़ें इधर 3-4 चीज़ें याद रखो, तुम लोग का सॉर्ट हो जाएगा. Now again the question comes that why there was a need for making constitutional amendment for introduction of GST if the same thing is repeating once again. मैंने भर के क्वेश्चन डाले, जो पहले क्वेश्चंस पूछे ना वो सब कुछ मैंने इधर डाल दिए. सब कुछ जो भी है वो सब कुछ मैंने इधर डाल दिया. ठीक है. इधर क्या पूछा है? शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट्स प्रोवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या था 7th शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में लिखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये तीनों के बारे में इधर लिखा था. लिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन GST. ये सब कैसा है ना, मतलब ये इंटर के केस में भी इतने पूछे नहीं जाते ये थियोरी क्वेश्चंस के लिए, राइट? तो एक बार सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, ये जितने जितने क्वेश्चंस दिए वो सब कुछ तुम लोग को एक बार रीड करके रखना है कि इतने इतने क्वेश्चंस में अगर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो दीज आर द 16 पॉइंट्स विच आई हैव 16 क्वेश्चंस विच आई हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर PDF. एक बार
आज के दिन या आज और कल के दिन जितना हम लोग ने किया, मैं पीडीएफ दे दूंगा, फाइनल का पीडीएफ में दे दूंगा ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। आई होप यू नो दिस। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टैक्स एंड लॉ नोट्स एंड गाइडेंस। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में एक बार मैं जो पूरे नोट्स है वो डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगा और उसके साथ साथ मैं मेरे नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है ना। सो ये मेरा पूरा का पूरा चैप्टर था इंट्रोडक्शन का। जितना डिटेल में आई कुड एक्सप्लेन दिस चैप्टर, आई वेंट इनटू दैट मच डिटेल। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आज हम लोग कुछ करने वाले हैं क्या? लेट्स डू समथिंग। देखो अब एक काम कर सकते हैं, अभी हम लोग ना सप्लाई से स्टार्ट करेंगे एंड आई विल टेक सम टाइम, मतलब एक 15 मिनट में लूंगा एंड 15 मिनट सप्लाई का जस्ट इंट्रोडक्शन देके छोड़ दूंगा। और कल से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली 2 घंटा यूटिलाइज करके, राइट। सवा दो घंटा जो भी है हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करके कंप्लीट करेंगे। पर आज के लिए पहले 2 दिन मैं क्यों लाइट रख रहा हूँ? बिकॉज देर आर फ्यू पीपल जिनको अभी तक वो ऐप का एक्सेस गया नहीं है, टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो फॉर दिस 2 days। बट आज मैं इंश्योर करूंगा कि सबका वो टेक्निकल ग्लिच सॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सप्लाई। ओके, नाउ द अप्रोच विल बी द सेम। जो अभी अपना अप्रोच अभी तक था वो अपना अप्रोच सेम रहेगा। जितना डिटेल में हम लोग जाएंगे उतना अपने लिए बेटर होगा, वैसे ही हम लोग करेंगे। बट साइमल्टेनियसली हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब पहले थोड़ा चैप्टर किया, चैप्टर करने के बाद क्वेश्चंस किए, चैप्टर किया करने के बाद क्वेश्चंस किए, पॉइंट किया, क्वेश्चन किया, ऐसे हम लोग साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस देखते जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अभी ध्यान देना, ये जो सप्लाई चैप्टर है ना, सप्लाई ये चैप्टर है ना, ये सप्लाई चैप्टर जरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मिनट, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, आई जस्ट मेक अ सेपरेट रिकॉर्डिंग फॉर सप्लाई।